हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चंस। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो या आपको कोई दूसरे क्वेश्चन भी पूछने हो तो आप उसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक। आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। For r equal to 0, 1, 2, 3 up to 10, let AR, BR and CR denote respectively the coefficients of x to the power of r in the expansion of 1 plus x to the power of 10, 1 plus x to the power of 20 and 1 plus x to the power of 30 respectively. Then the value of summation r equal to 1 to 10 AR into BR B10 minus AR C10 is equal to A B10 minus C10, B A10 into B10 minus C10, C0 या फिर D C10 minus B10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि AR जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ r इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10। तो ये हो गया हमारा 10 CR। सिमिलरली हमारा जो BR है वो हो गया 20 CR और जो हमारा CR है वो हो गया 30 CR। और अगेन हमें जो इसी तरह से B10 निकल के आएगा वो हो जाएगा 20 C10 और जो हमारा C10 निकल के आएगा वो हो जाएगा 30 C10। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, समेशन ऑफ ए आर इंटू बी आर बी 10 फॉर आर इक्वल टू 1 to 10। अब अगर हम यहाँ पर एक एक्सपेंशन देखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10 और एक दूसरा एक्सपेंशन देखते हैं x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 20। सो यहाँ पर जो टर्म्स होंगे वो होंगे हमारे 10c0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 0 प्लस 10c1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 10c2 इंटू एक्स स्क्वायर और इसी तरह से 10c10 अप टू x टू द पावर ऑफ 10। और यहाँ पर जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर थी, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी पावर। यहाँ पे हो जाएगा 20c0 x टू द पावर ऑफ 20, हाईएस्ट पावर रहेगी पहले, फिर 20c1 x टू द पावर ऑफ 19 प्लस 20c2 x टू द पावर ऑफ 18 और इसी तरह से अप टू 20c20 x टू द पावर ऑफ 0। अब अगर हमें ऐसे टर्म्स देखने, यहाँ पे ए आर और बी आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 20 CR और 10 CR के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर r इक्वल टू 1 है यानी कि 20 C1 और 10 C1 मल्टीप्लाई हुए तो x टू द पावर ऑफ 1 और x टू द पावर ऑफ 19 मल्टीप्लाई होगा अगर हमने इन दोनों सीरीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा तो यानी कि ये x टू द पावर ऑफ 20 का टर्म बनेगा। सिमिलरली जब 10c2 20c2 मल्टीप्लाई होंगे तो भी x टू द पावर ऑफ 20 का टर्म बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जब समेशन r इक्वल टू 1 to 10 AR इंटू बी आर की हम बात करते हैं तो ये जो टर्म हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 20 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर ऑफ 20 -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये टर्म भी जो होता r इक्वल टू 0 के लिए भी जो टर्म मिलता वो भी हमारा x टू द पावर ऑफ 20 का एक कोएफिशिएंट देता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और ये दोनों जो 1 और 1 ये हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 आएंगे, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे -1 करेंगे। तो इस तरह से ए आर इंटू बी आर की हमने वैल्यू निकाल ली। तो इसको सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि ए आर इंटू बी आर जो है ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 20 का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10 प्लस 20 यानी कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 30। तो ये x टू द पावर ऑफ 20 का कोएफिशिएंट जो होगा ये हो जाएगा 30c20। इसको हम 30c10 भी लिख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन की जो टर्मिनोलॉजी है स्पेसिफिक, इसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं c10। तो ये हमारा c10 हो गया। तो यानी कि ये वाला जो पहला जो टर्म है ये हमारा हो गया B10 इंटू C10। इसी तरह से अब हम दूसरा टर्म फाइंड आउट करेंगे ए आर इंटू C10, ए आर इंटू C10। तो यहाँ पे अगेन हम सेम हमारे प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10 का एक्सपेंशन और x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 10 का एक्सपेंशन। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा सेम प्रिंसिपल यूज़ करते हुए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 10 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 20 और -1।
तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20c10 माइनस 1। इसको हम कह सकते हैं b10 माइनस 1। सो ये जो टर्म हमारा बन गया, ये बन गया b10 इंटू c10, और यहाँ पे भी हमारा b10 माइनस 1 है, और यहाँ पे हमारा c10 माइनस 1 था जो यहाँ से निकल के आ रहा था। तो अब अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो b10 इंटू c10 हो गया ये, और ये माइनस में भी b10 इंटू c10 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारा b10 बचा और फिर हमारा c10 बचा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा c10 माइनस b10, क्योंकि ये जो b10 है ये -1 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गया, और ये c10 जो है -1 से 2 बार मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा c10 माइनस b10। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट s1 इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to 10 j इंटू j माइनस 1 इंटू 10 cj, s2 इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to 10 j इंटू 10 cj, एंड s3 इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to 10 j स्क्वायर इंटू 10 cj। स्टेटमेंट 1, s3 इक्वल टू 55 इंटू 2 to the power of 9। स्टेटमेंट 2, s1 इक्वल टू 90 इंटू 2 to the power of 8 एंड s2 इक्वल टू 10 इंटू 2 to the power of 9। अब इसके चार ऑप्शन हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, या फिर डी, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस s1, s2, s3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम एक एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं, fx इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 10, जिसको कि हम लिख देते हैं समेशन j इक्वल टू 0 to 10 इंटू cj इंटू एक्स टू द पावर ऑफ j। जब j इक्वल टू 0 होगा तो ये जो टर्म है ये एक कांस्टेंट होगा। तो अब हम एक बार इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पर f डैश x जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 9, और j इक्वल टू 0 के लिए क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट होगा अभी हमने बताया था, तो इस वजह से वो टर्म हट जाएगा, j इक्वल टू 0 का टर्म हट जाएगा और बाकी के टर्म रह जाएंगे। तो ये j इक्वल टू 1 to 10 रह जाएगा, और j इंटू सी जे इंटू एक्स टू द पावर ऑफ j माइनस 1, क्योंकि ये जो एक्स टू द पावर ऑफ j है ये j मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमें ये जो टर्म है, ये जो हमारा टर्म s2 है यही हमें मिल गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा 10 इंटू 2 to the पावर ऑफ 9। तो s2 जो है 10 इंटू 2 to the पावर ऑफ 9 है, ये वैल्यू बिल्कुल सही है। सिमिलरली अब अगर हम इस फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 8, और ये हो जाएगा समेशन j इक्वल टू 1 to 10 cj इंटू j माइनस 1 और इंटू एक्स टू द पावर ऑफ j माइनस 2। अब अगर हम एक बार फिर से x इक्वल टू 1 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर ये जो हमारा टर्म बचेगा ये हमारा s1 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया 90 इंटू 2 to the पावर ऑफ 8। तो जो हमारा s1 है वो 90 इंटू 2 to the पावर ऑफ 8 है, तो ये टर्म भी हमारा सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू है। अब हमें फाइंड आउट करना है s3 फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म में, क्योंकि यहाँ पे j स्क्वायर है तो हमें एक बार यहाँ पे j टू द पावर ऑफ -1 हो गया है, तो अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार हम x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 9, ये हो जाएगा समेशन j इक्वल टू 1 to 10 j सी जे इंटू एक्स टू पावर ऑफ j, और अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 9 प्लस 9x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 8, और ये इधर हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में समेशन j इक्वल टू 1 to 10 j स्क्वायर सी जे एक्स टू द पावर ऑफ j माइनस 1। अब अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में हमारा 10 इंटू 2 to the पावर ऑफ 9 प्लस 9 इंटू 2 to the पावर ऑफ 8,
इसको हम लिख सकते हैं 2⁸ इंटू 10 इंटू 11। ये जो टर्म है ये हमारा हो जाएगा 55 इंटू 2⁹9। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड में है ये हमारा S3 आ गया। तो S3 की वैल्यू हमारी है 55 इंटू 2⁹9। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये भी हमारा ट्रू है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमने इंडिपेंडेंटली प्रूव किए, ऐसा नहीं था कि स्टेटमेंट 2 ने करेक्ट वे में एक्सप्लेन किया है स्टेटमेंट 1 को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ 1 + x to the power of n + 5 आर इन द रेशियो ऑफ 5:10:14, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो टर्म्स हैं वो हैं r-1 r और r+1, जो कि इस रेशियो में 5:10:14, और हम n+5 को एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल N। सो NCr-1 इज़ टू NCr इज़ टू NCr+1, ये है हमारा 5:10:14। तो हम सिंपली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, NCr-1 और NCr का रेशियो, और NCr और NCr+1 का रेशियो, और हमारे पास जो दो इक्वेशन आएंगी उससे हम r और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे NCr-1 डिवाइडेड बाई NCr, ये हमें दिया गया है 5/10 यानी कि 1/2 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरे रेशियो को देखेंगे। तो यहाँ पे 12r जो है 5n - 7 है, यहाँ पे 3r जो है n+1 है। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 4n + 4 ये हो जाएगा 5n - 7। तो n जो है वो आ गया हमारा 11, और n जो था ये n+5 था, तो स्मॉल n ये हो गया हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 11 in the expansion of 1 + x² to the power of 4 into 1 + x³ to the power of 7 into 1 + x to the power of 4 to the power of 12 is A 1051, B 1106, C 1113 या फिर D 1120। यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 11 बनाना है इन तीन एक्सपेंशन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए। तो x to the power of 11 जो है वो हमें x² या उसके मल्टीपल में, x³ या उसके मल्टीपल में, और x to the power of 8 या x to the power 4 या उसके मल्टीपल में बनाना है। तो x to the power 11 कैसे बन सकता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले x² का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो सकता है x³ और फिर x to the power of 4 से, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि x² की पावर 0 मल्टीप्लाई हो x³ और x4 के स्क्वायर से, और या फिर तीसरा तरीका हो सकता है कि x² की पावर 4 मल्टीप्लाई हो x³ और x to the power of 4 के पावर 0 से, और या फिर चौथा तरीका हमारा हो सकता है कि x² मल्टीप्लाई हो x³ to the power of 3 मल्टीप्लाइड बाई x to the power of 4 के 0 से। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा हो जाएगा 4c2 इंटू 7c1 इंटू 12c1। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो हमारा हो जाएगा 7c1 इंटू 12c2। यहाँ पर जो हमारा कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 4c4
इंटू 7c1 और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 4c1 इंटू 7c3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3/2 इंटू 7 इंटू 12 सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू तो जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 504 प्लस 462 प्लस 7 प्लस 140 और इन तीनों का सम ये हो जाएगा 1113। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1113। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स टू द पावर 50 इज ए 0.5 इंटू 2 टू द पावर 50 प्लस 1, बी 0.5 इंटू 3 टू द पावर 50 प्लस 1, सी 0.5 इंटू 3 टू द पावर 50 या फिर डी 0.5 इंटू 3 टू द पावर 50 माइनस 1। सो यहाँ पे हमें देखना है कि जब हम इसका एक्सपेंशन करें तो सिर्फ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स हों और उन सारे कोएफिशिएंट का हमें सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस एक्सपेंशन को लिख लेते हैं 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स टू द पावर ऑफ 50। ये हो जाएगा हमारा 50c0 इंटू माइनस 2 अंडर रूट एक्स टू द पावर ऑफ 0 प्लस 50c1 इंटू माइनस 2 अंडर रूट एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 50c2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है x टू द पावर ऑफ 1/2 है, ये x टू द पावर ऑफ 0 हो जा रहा है, ये x टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि ये भी इंटीग्रल पावर ऑफ x आ रहा है। तो इसी तरह से जितने भी यहाँ पे इवन कोएफिशिएंट्स आएंगे 50c2 50c4 ये सब जो टर्म्स होंगे ये हमारे वो वैल्यू देंगे जो कि हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ x बनाए। तो इसलिए हमें एक्चुअली में फाइंड आउट करना है 50c0 इंटू माइनस 2 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 50c2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 50c4 इंटू माइनस 2 टू द पावर ऑफ 4 और ऐसे ही 50c50 और माइनस 2 टू द पावर ऑफ 50। यहाँ पे हर बार इवन पावर है तो इसलिए हम माइनस को हटा सकते हैं, ये सिंपली हम लिख सकते हैं इस तरह से। इस चीज़ को अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 50 और 2 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 50 इन दोनों का जो सम आ रहा है कोएफिशिएंट का ये उससे निकल के आ जाएगा हमारा ये टर्म जो है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे आएगा ये देख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -1 टू द पावर ऑफ 49 ये इस टर्म को नेगेटिव बना देगा। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म आएंगे और फिर हम जब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो जितने भी ऑड पावर वाले टर्म्स हैं वो सब के सब कैंसिल आउट होते चल जाएंगे और हमें जो मिलेगा वो होगा 3 टू द पावर ऑफ 50 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 50 और ये हो जाएगा इक्वल टू ये जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे ये सीरीज़ इनिशियली। तो ये लेकिन इसका 2 टाइम्स होगा क्योंकि यहाँ पे 50c0 ये 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द सीरीज़। तो सीरीज़ की वैल्यू होगी हमारी 1/2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 50 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर टू द पावर ऑफ n फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इज 28 देन सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज a 243, b 729, c 64 या फिर d 2187। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात हुई है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स में फ़र्क होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस एक्सपेंशन को देखेंगे तो यहाँ पे 1/x⁴ के टर्म दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो ये जो टर्म है ये 4 बार आ जाए, या फिर ये जो टर्म है ये 2 बार आ जाए, तो इससे टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अगर हमें डिस्टिंक्ट टर्म्स कहा गया होता तो ये बहुत ही सिंपली 2n+1 वे में ही पॉसिबल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं कहा गया है इसलिए हमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने पढ़ा था कि ये होता है हमारा n+r-1 cr-1। यहाँ पे n तो हमें फाइंड आउट करना है, r हमारा यहाँ पे 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के टर्म्स हैं जो कि आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n+2 c2, और ये दिया हुआ है कि हमें 28 है, यानी कि इसमें 28 टर्म्स आ रहे हैं टोटल, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे ऐसा नहीं लिखा है, तो इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होने से बचना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी n+2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमें दिया हुआ है 28 है, तो ये हो जाएगा हमारा 56 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 6+2 इंटू 6+1, तो यानी कि n जो है वो हो गया हमारा 6। तो ये जो n है इसकी वैल्यू हो गई हमारी 6। और अगर हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो इस तरह के क्वेश्चन में तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल होगा, x = हम 1 पुट कर देंगे, तो 4 - 2 + 1 ये हो जाएगा हमारा 3⁶। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3⁶। 3⁶ जो है वो हो जाएगा हमारा 9⁻3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 729। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 729। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 21c1 - 10c1 + 21c2 - 10c2 + 21c3 - 10c3 + up to 21c10 - 10c10 इज a 2⁻20 - 2⁻10, b 2⁻21 - 2⁻11, c 2⁻21 - 2⁻10, या फिर d 2⁻20 - 2⁻9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहले हम सारे पॉजिटिव टर्म्स को देख लेंगे और उसके बाद हम सारे जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको देख लेंगे। तो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो हमें मिल रहे हैं 21c1 + 21c2, इसी तरह से अप टू 21c10। ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2⁻21 डिवाइडेड बाई 2 -1। यहाँ पे -1 इसलिए किया गया क्योंकि एक्चुअली में अगर इसके साथ 21c0 ऐड हो जाता तो ये हमारा 2⁻21/2 रह जाता, लेकिन क्योंकि वो ऐड नहीं किया गया तो इसलिए वो टर्म यहाँ जाके माइनस किया गया है। तो ये हो गया 2⁻20 - 1। सिमिलरली हमारे जो टर्म्स हैं 10c1 + 10c2 अप टू 10c10, ये हो जाएगा हमारा 2⁻10 - 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 2⁻20 - 1 - 2⁻10 + 1, ये हो जाएगा 2⁻20 - 2⁻10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।